Let's start. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Yes, Okay. sir. तो देखो, इस क्वेश्चन को देखो. The average molar mass of chlorine is 35.5 gram per mole. The ratio of 35 Cl to 37 Cl in naturally occurring chlorine is closed. भाई naturally occurring chlorine में क्या होगा? दो आइसोटोप दिए हैं यहाँ पे, ये होंगे 35 Cl 37 Cl. हमें जब कुछ नहीं बोला होता है तो हम ये जो कंपोजिशन है वो मोल परसेंट में मानते हैं. हाँ, अगर कुछ स्पेसिफिकली कहा होगा तो मास परसेंट में लेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो आइसोटोपिक कंपोजिशन मोल परसेंट में माना जाता है. तो हमें ये पूछा है कि इनका रेशियो क्या है. तो देखो, ये एवरेज मोलर मास है, तो हम लोगों ने पढ़ा भी है कि आइसोटोपिक, कल मैंने जो तुमको इसका वो दिया था, ये पीडीएफ भी, उसमें भी ये फॉर्मूला और दिए थे. तो उसमें होता है एवरेज एटॉमिक मास या मोलर मास सिग्मा NiMi बाई सिग्मा Ni. N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 बाई टोटल मोल्स. ये टोटल वेट हो जाता है, टोटल मोल हो जाते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम ये मान लें कि इसके मोल N1 है और इसके मोल N2 है. सपोज वी अज्यूम कि 37 Cl के N2 मोल्स हैं, 35 Cl के N1 मोल्स हैं. तो इस फॉर्मूले से ये हो जाएगा 35.5 इक्वल टू N1 इंटू 35, इसके मोल इंटू इसका एटॉमिक मास, N2 इंटू 37 बाई N1 प्लस N2. इससे हमको मिल जाएगा 35.5 N1 35.5 N2 is N1 35 इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 N1 और ये हो जाएगा 1.5 N2, which gives N1 by N2 जो हमको चाहिए, मोल्स रेशियो ऑफ 35 Cl to 37 Cl 1.5 by 0.5, that is 3 by 1. ये आंसर, तुम्हारा आंसर 3:1. दिस विल बी अवर आंसर. अगर इसी में मान लो कि आपको पास चीजें मास परसेंटेज में दी हुई हो, यहां तो मैं मोल रेशियो निकालना था. एक क्वेश्चन जैसे आईआईटी में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कि एक आइसोटोप्स का अबेंडेंस दिया हुआ है, गिवन दैट द
abundances of isotopes Fe54, Fe56 and Fe57 are 5%, 90% and 5% respectively. The atomic mass of Fe is, चॉइसेस दिए, मैं चॉइसेस नहीं लिख रहा हूं. IIT ये किसी जिसका म्यूट नहीं है वो म्यूट कर लो. तो देखो, जब अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये एक्चुअली आपका मोल परसेंट है, कुछ नहीं मेंशन किया है, तो ये मोल परसेंट है. तो इसमें तो हम एम एवरेज निकाल लेंगे. मान लेते हैं 5 मोल, 90 मोल, 5 मोल, तो 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 बाई टोटल. इसको सॉल्व करके आ जाता है 55.95, जो कि आंसर भी है. पर अगर स्पेसिफिकली, but if this percent is mass percent दिया हुआ हो, तब एवरेज मोलर मास क्या आएगा? फॉर्मूला तो वही होता है, मास बाई टोटल मोल्स. तो अब हम 100 ग्राम मिक्सचर ले लेंगे और फिर नीचे सबके मोल्स. तो अगर क्या मतलब, अगर ये मास परसेंट है तो इसका मतलब हो जाएगा 100 ग्राम में 5 ग्राम ये, 90 ग्राम ये, 5 ग्राम ये. तो 100 ग्राम मिक्सचर में मोल्स हो जाएंगे तब जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, दैट विल बी योर आंसर. उस केस में ये आंसर हो जाएगा अगर ये मास परसेंट होता. तो ये चीजें, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये देखो, 5 moles of AB2 weight this much kg and 10 moles of A2B2 weight this much kg. The molar mass of A and molar mass of B in kg per mole are. तो MAMB की जगह मान लेते हैं कि मोलर मास ऑफ ए जो है वो लेट से x kg है पर मोल, XY में ले लेते हैं. और मोलर मास ऑफ बी है वो y kg पर मोल. अब इस इंफॉर्मेशन से, पहली इंफॉर्मेशन से क्या विड्रॉ करें? इंफॉर्मेशन क्या चीज डिड्यूस करें? 5 मोल AB2 है
तो Ab2 के 1 मोल का मास हो जाएगा केजी में x प्लस 2y, तो 5 मोल का मास हो जाएगा इंटू 5। सही है, करे समझ में आए बात? विच इज दिस 5x प्लस 2y इक्वल टू 125 इंटू 10⁻³ एक इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। अब अगले से क्या हो Yes, sir. जाएगा, A2B2 का मास क्या होगा, मोलर मास केजी में 2x प्लस 2y, और 10 मोल का दिया है। दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी, इससे हमें मिल जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ और इससे मिल जाएगा 2x प्लस 2y 30 इंटू 10⁻³। अगर हम इसको फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस विल बिकम x, 2y माइनस 2y कट जाएगा और ये 30 माइनस 25 इंटू x की वैल्यू ये हो जाएगी और y क्या हो जाएगा, पुट इन दिस इक्वेशन, तो y की वैल्यू 10 इंटू रख रहे हैं आपको, सॉल्व करो 10 इंटू 10⁻³ x रखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे 20 आएगा, 20/2 10 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया x और y का, जो कि MA और MB, तो ये आंसर होगा, D इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, क्लियर है? यस सर। हाँ सर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4। ये ऑक्सीजन का मास और नाइट्रोजन के मास का रेशियो है। तो हम ये मान लें, लेट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां मतलब O2, ठीक है ना, गैस X है, देन मास ऑफ एज पर क्वेश्चन 4x होगा, ये हो जाएगा। हमें पूछा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे x ग्राम में, मोल हो जाएंगे x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 by molecules of N2 will be x by 32 into Avogadro number by 4x by 28 x भी कैंसिल, इसको सॉल्व करके आपको आ जाएगा 7:30। You will get 7:30। तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन देखो, 6.023 into 10⁻22 molecules are present in 10 gram of a substance X.
the molarity of a solution containing 5 gram of substance X in 2 liter solution is. अगर हमको मोलर मास ऑफ X मिल जाए तो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मोलैरिटी निकालो 5 ग्राम सब्सटेंस का 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो मोलैरिटी हो जाएगा 5 बाई मोलर मास बाई 2 विल बी योर आंसर। बट मोलर मास कैसे निकले एक्स का? तो देखो दिया हुआ है कि 6.023 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स का मास है 10 ग्राम, तो एक मॉलिक्यूल का हो जाएगा 10 बाई लेकिन एक मोल का अगर निकालना है मास तो एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, तो 6.023 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा 100 ग्राम। तो इसका जो मोलर मास है दिस इज नथिंग बट मोलर मास ऑफ एक्स। तो अब क्या हो जाएगा? सो मोलरिटी वुड बी 5/100 और यहाँ 2 लीटर 2.5 इंटू 10^-2 आंसर इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो 25 इंटू 10^-3 हेंस जो वैल्यू है फिल इन द ब्लैंक में दैट इज 20। फिल इन द ब्लैंक में जो भरना है वो 25, यही आपका आंसर है। इज इट क्लियर? Yes, sir. यहाँ दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट है मोलर मास निकालना और फिर मोलैरिटी का डायरेक्टली मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को देखो, द डेंसिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज, NaOH सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर सीसी। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, पूछा है इसकी मोलैरिटी क्या होगी। तो एक चीज देखो, आपको अगर हम कंसीडर वन लीटर सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन है पूछने से ज्यादा, तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास हो जाएगा विच इज 1000 ml है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1200 ग्राम। हमें अगर मोलैरिटी निकालनी है तो इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि NaOH जो होता है पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो जब NaOH हम पानी में ऐड करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि बीइंग सॉलिड इन नेचर NaOH पाउडर फॉर्म में वो वॉल्यूम को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम रहता है वही
सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली एक बात हमको ये माननी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज क्योंकि NaOH पाउडर्ड फॉर्म में होता है, तो आपके पास क्या होगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है ना, यानी 1 लीटर सॉल्वेंट भी है, वाटर, तो उसका मास हो जाएगा 1000 ग्राम, विच इज 1 kg। तो डेफिनेशन मोलैरिटी क्या है? अच्छा, 1200 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बताओ? 1200 माइनस 1000, 200 ग्राम। मोलैरिटी, मोल्स ऑफ NaOH by mass of solvent in kg। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? NaOH का मोलर मास होता है 40, मोलर मास ऑफ तो हो जाएगा 200 बाई 40, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो तो 1 kg है, तो 5 मोलर हो जाएगा, इट इज 5 मोलर, ये आंसर हो गया। दिस इज योर आंसर, 5 मोलर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। मतलब यहाँ पे ये जरा सा ट्रिकी पॉइंट है बस, जिसमें आप मतलब उलझ सकते हो। ये देखो, IIT में आया वो क्वेश्चन है, 29.2% मास बाय मास HCl का स्टॉक सॉल्यूशन दिया हुआ है, मास बाय मास में परसेंटेज दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज दिस मच, द वॉल्यूम in ml of stock solution required to prepare a 200 ml solution of 0.4 molar HCl। देखो, जब भी ये वाली बात मैंने वहां पे जो थ्योरी दी थी, तुमको जो PDF भेजा रिवीजन चेकलिस्ट का, उसमें भी ये बात जरा सा वहां फॉर्मूला बनाया था मैंने कि अगर स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए किसी एक्सपेरिमेंट के लिए ऑफ मेकिंग VML सॉल्यूशन फॉर एक्सपेरिमेंट विद मोलैरिटी M एक्सपेरिमेंटल, तो उसके लिए होता है, अगर मोलैरिटी हमें स्टॉक सॉल्यूशन का मालूम तो MS VS millimole of the solute comes from the stock solution should be the millimoles in the volume which we are using for experiment। तो मोलैरिटी जो हमें चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए और वॉल्यूम जो चाहिए एक्सपेरिमेंट के लिए, तो इससे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन M एक्सपेरिमेंटल V एक्सपेरिमेंट में जो चाहिए बाई VM स्टॉक सॉल्यूशन। एक बार इतना वॉल्यूम ले लिया स्टॉक सॉल्यूशन का, तो उसको डाइल्यूट कर देंगे उस एक्सपेरिमेंट में जो वॉल्यूम हमें बनाना है। तो यहां पे हमको स्टॉक सॉल्यूशन की पहले मोलैरिटी अभी निकालनी पड़ेगी, पर अगर ये मालूम होती
भाई हमको बनाना है 40 200 ml बनाना है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए 0.4 मोलर। तो दिस वुड बी 200 इंटू 80। ये तो पहला रिजल्ट आ गया। अब क्या इस डेटा से हम स्टॉक सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हैं? तो देखो, कंसीडर 100 ग्राम सॉल्यूशन। According to the question, 100 gram solution contains 29.2 ग्राम HCl। तो ये हो जाएगा मोलरिटी, क्या हो जाएगा स्टॉक सॉल्यूशन का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 29.2 बाई 36.5 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी 1.25 है, तो ये ml में हो जाएगा बाई ये वॉल्यूम लीटर में हो गया। $12.5 292 बाई 365 जो है वो 73 से 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो ये सॉल्व करके आपका 10 मोलर आ जाता है। ये आपका हो गया स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी जो आप यूज कर रहे हैं। अब वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन नीडेड 80 बाई 10, यानी आप 8 ml इस सॉल्यूशन का लोगे तो 8 ml इस सॉल्यूशन का उतना अमाउंट HCl ले आएगा जो आपको 200 ml 0.4 मोलर HCl बनाने के लिए चाहिए। और अब आप इसे डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट कर दोगे टिल द वॉल्यूम बिकम्स 200 ml। तो आंसर इज 8 ml। समझ में आया बात? Yes, sir. हाँ सर। एक और प्रॉब्लम है। सर आप एक बार ऊपर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल लो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ये क्वेश्चन सोचो 2 मिनट, पढ़ो पहले। A compound H2X with molar weight 80 gram is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Solvent की डेंसिटी दी, assuming no change in volume upon dissolution। ये बहुत कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने बात वहां मानी थी कि चीजें ऐड करने पे सॉल्वेंट के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही सॉल्वेंट का वॉल्यूम। जब आपसे ऐसा बोला जाए कि सॉल्यूट के डिसोल्यूशन पे
वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब सॉल्वेंट वॉल्यूम इज सेम एज सॉल्यूशन। पूछा है द मोलरिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज। तो हम थोड़ा मान लेते हैं, कंसीडर 1 liter solution and under the conditions given in question यही 1 liter सॉल्वेंट का भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, मोलरिटी दी हुई है 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हेंस मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज, कोई डाउट नहीं, इज इट क्लियर टिल नाउ। Yes, sir. तो एन सॉल्यूट 3.2 है, वही मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में 3.2 है। चाहिए क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, यहां पे इस क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला है कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, तो जब तक बिल्कुल, अगर एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया तब तो ठीक है, सॉल्वेंट वहां पानी है। एक्वा सॉल्यूशन नहीं बोला है तो बिना किसी सोचे समझे ये मत मान लो कि सॉल्वेंट पानी है। हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हो, हाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और आपको सॉल्वेंट की आइडेंटिटी चाहिए, तब आप पानी मान लो। पर देखो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 लीटर, क्योंकि ये बोला है कि डिसोल्यूशन पे वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही सॉल्यूट का भी, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम है। तो यानी यहाँ पे 1 लीटर सॉल्वेंट अगर आपके पास है, मतलब 1000 ml, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट in 1 liter solution, 1 liter solution is same as 1 liter solvent is same as 1000 ml solvent, तो मास हो जाएगा 1000 इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 400 ग्राम इन केजी, 0.4 केजी। तो हमको यही तो चाहिए, हमको यही तो चीज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हो गया 3.2 और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 0.4 केजी, तो इट बिकम्स 8 मोलर। समझ में आया, Yes, sir. इस तरीके से हाँ ये सर। आपका 8 मोलर हो गया। क्लियर, हर बात समझ में आई कि क्या इस चीज का मतलब है। एक्चुअली इससे पहले वो जो एक क्वेश्चन किया था उसमें भी ये बात लिखी हुई होनी चाहिए थी, पर नहीं था हमारे पास ऑप्शन, तो हमने मान लिया था। यूजुअली जब सॉलिड सॉल्यूट ऐड करते हैं पाउडर्ड फॉर्म में, तो ये बात इनवेरिएबली मानी जा सकती है। हाँ, जब दोनों लिक्विड होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तब ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, क्लियर, हाँ सर। आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो,
a solution of two components containing N1 moles of first component and 2 moles of second component is prepared. M1 M2 इनके molecular weights हैं components के. Density of the solution ग्राम पर ml में दिया हुआ है D. C2 is the molarity, second component की molarity को हम C2 बोल रहे हैं, concentration. X2 उसका मोल फ्रैक्शन है सेकेंड कंपोनेंट का. तो अब देखो हमें C2 को लिखना है, क्या होगा. तो X2 अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 है, then 1 minus X2 will be कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन ये हो जाएगा. अब अगर हम ये मान लें, कंसीडर 1 मोल सॉल्यूशन, जो हम यूजुअली करते हैं, मैंने तुमको सिखाया भी है कि जब मोल फ्रैक्शन है तो 1 मोल सॉल्यूशन मान लो. तो 1 मोल सॉल्यूशन में हमें लिखना है मोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट 2, तो C2 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, that is X2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो वॉल्यूम निकालने के लिए अब हमें चाहिए पहले इस 1 मोल का मास चाहिए. तो 1 मोल का मास क्या हो जाएगा, तो मास और डेंसिटी दी हुई है, तो पहले मास क्या हो जाएगा 1 मोल का, X2 इंटू इसका मोलर मास प्लस 1 माइनस X2 कंपोनेंट 1 का मोलर मास, पर ये ग्राम में है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ml में हो जाएगा वॉल्यूम 1 मोल सॉल्यूशन का. 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में हो जाएगा. Hence C2 इक्वल टू 1000 dx2, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 माइनस M1. अगर आप चॉइसेस को देखें तो सी चॉइस इस बात से मैच करती है. ये आंसर हो गया. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर. जब भी मोल फ्रैक्शन सोल की बात है, कंसीडर 1 मोल सॉल्यूशन. 1 मोल सॉल्यूशन तो जो मोल, क्या बोल रहे हो, डिनोमिनेटर में हमने वॉल्यूम कैसे निकालना, नीचे डेंसिटी दिया और ऊपर देखो ऊपर मास दिया. अगर मैंने 1 मोल सॉल्यूशन माना, तो अगर 1 मोल सॉल्यूशन माना तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन है X2 हो जाएंगे 2 के मोल्स, X1 1 माइनस X2 हो जाएगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2. तो मास कितना हो जाएगा, इसके मोल इंटू इसका मोलर मास X2M2 प्लस 1 माइनस X2 इंटू M1. तो ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल. 1 मोल सॉल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय, ये ग्राम में आया, डेंसिटी किया तो ml में आया वॉल्यूम इसका, और 1000 से डिवाइड किया टू कन्वर्ट टू लीटर. ठीक है? हाँ सर समझ गए. ये क्वेश्चन देखो, 0.27 ग्राम of 0.27 gram of a long chain fatty acid
was dissolved in 100 centimeter cube of hexane. भाई 0.27 ग्राम लॉन्ग चेन फैटी एसिड को हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हेक्सेन में डिसॉल्व कर दिया। ये डिसॉल्व किया तो क्योंकि फैटी एसिड का 0.27 ग्राम लिया, मे बी पाउडर्ड फॉर्म में लिया होगा या वॉट एवर, लिक्विड में बहुत कम होगा, जो भी पोर्शन है 100 डिसॉल्व करके इतना सॉल्यूशन बनाया, इसका फिर 10 ml लिया, तो 10 ml सॉल्यूशन विल कंटेन, क्योंकि ये होमोजीनियस बन गया, 0.027 ग्राम of fatty acid. अब ये वाला जो सॉल्यूशन लिया 10 ml, जिसके अंदर ये चीज है, क्वेश्चन पढ़ो। It was added drop by the surface of water in a round watch glass. एक राउंड वॉच ग्लास में इसको ड्रॉप वाइज ऐड किया, हेक्सेन इवोपरेट हो गया, यानी केवल फैटी एसिड रह गया। तो बोल रहे हैं कि जो हाइट ऑफ एक मोनोलेयर बना, मतलब मल्टी लेयर सॉल्यूशन नहीं बना, ये जो फैटी एसिड है इसका एक मोनोलेयर बना। तो ये पूछ रहा था डिस्टेंस ऑफ द एज टू सेंटर ऑफ द वॉच ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, को रेडियस ही बोलेंगे, यही रेडियस है। तो बोला व्हाट इज द हाइट ऑफ द मोनोलेयर, कि जो ये मोनोलेयर बनी वॉच ग्लास पे, इसकी हाइट क्या है। तो एक चीज देखो, मोनोलेयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोनोलेयर कंटेन्स फैटी एसिड, मास ऑफ फैटी एसिड इतना है, क्योंकि उसमें हेक्सेन तो इवेपोरेट हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ फैटी एसिड जिससे मोनोलेयर बन रही होगी विल बी मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फैटी एसिड, जो कि दिया हुआ है नीचे, तो दिस विल बी 0.27 by 9, तो 0.03 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 0.03 सीसी इसका हो गया आपका वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कैसे वो करें, इसे मीटर क्यूब में हो जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा पहले 10⁻2 का होल क्यूब, और 3.03 हो गया 3 × 10⁻², तो ये हो गया वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो दिस वॉल्यूम is nothing but pi r square into h। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वॉच ग्लास के ऊपर, ये तो यही होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो पाई की वैल्यू दी हुई है 3, तो ये कट जाएगा, आर हो जाएगा वॉच ग्लास का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एच इक्वल टू
10⁻⁻6 मीटर। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. भाई आपके पास पहले 0.27 ग्राम ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड को डिसॉल्व किया, 100 सेंटीमीटर क्यूब हेक्सेन सॉल्यूशन बनाया, फिर 10 ml सॉल्यूशन लिया, तो 10 ml में उसी रेशियो से 0.027 ग्राम हो जाएगा, और फिर हेक्सेन एवोपरेट हो गया, तो जो ये मोनोलेयर बनी वो केवल फैटी एसिड की बनी। तो फैटी एसिड का जो यहां से वॉल्यूम निकाला 0.027 ग्राम का डेंसिटी से, और वहां πr² कर दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन देखो। सर हम एक बार ऊपर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो ठीक है सर, होगा। ये देखो, analysis shows that nickel oxide has the formula। एक्चुअली जब हम सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ते हैं ये क्वेश्चन वहां पे आता है, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपका स्टोइकियोमेट्री में ही मिल जाता है, तो इसको मैं सॉल्व करना सिखा देता हूं। ये जनरली तब मिलता है जब एक एलिमेंट, एक मेटल वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट में मिलता है, तो वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बना सकता है। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला है निकल का Na it is equivalent to saying तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितना फ्रैक्शन निकल का 2+ और 3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है कि फॉर 98 atoms of nickel there are 100 atoms of O। अच्छा यहाँ पे ये न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन पे O का जो ऑक्सीजन स्टेट है -2 होता है, ऑक्साइड है ये। लेकिन निकल में अगर ये केवल +2 वाला निकल होता तो निकल भी 100 होता न्यूट्रल होने के लिए। लेकिन यहाँ न्यूट्रल ये अभी भी है, लेकिन ये 98 क्यों हो गया? क्योंकि इसमें मान लो X निकल 2+ है और 98 - X निकल 3+ है, तो ये न्यूट्रलिटी एज पर ट्वाइस X +2 × X प्लस 98 - X × 3 -2 × 100 या 100 × -2 बोल लो, शुड बी इक्वल टू 0 टोटल चार्ज। तो ये हो जाएगा 98 × 3 -X -200, 288 - 200 हो गया 88 इक्वल टू X। क्या मतलब हुआ इसका कि इस 98 एटम्स में निकल 2+ है 88 एटम आयंस, 88 आयंस कह सकते हो, और निकल 3+ है 8 आयंस। नहीं, कितना हो जाएगा 98 नहीं, हमने कुछ गलती की,
98 इंटू 3 होगा 294 -2, तो ये हो गया 94, तो ये 94 है और ये 4 है 98 में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? (94/98) ये हो गया Ni2+ का फ्रैक्शन, परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100, और फ्रैक्शन ऑफ Ni3+ क्या हो गया? 4/98, परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100। तो इस तरीके से। सर हाँ बोलो। सर आपने वो 2x + 98 - x × 3 - 200 किया। क्योंकि हमारे पास देखो ये जो है तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? -200। हाँ इसमें Ni2+ हो गया x, तो Ni3+ कितना हो गया? 98 - x, तो चार्ज कितना हो गया? 2x प्लस इंटू 3 के कारण -200 शुड बी इक्वल टू, बात समझ में आए? हाँ सर। तो इस तरीके से लिखना, तो ये परसेंटेज, फ्रैक्शन, वॉट एवर यू वांट। एक क्वेश्चन चलो ऐसा ही, ये समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन ये और इसी तरह कर लो, ये वाला करो। सर आप क्लास कब तक लेंगे? 10 मिनट, एक 10वां क्वेश्चन और करूंगा। बस इसका सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो क्वेश्चन है वो उसको डिस्कस करके आज का खत्म करेंगे। कल वाले सेशन में स्टोइकियोमेट्री वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। हाँ सर, मैं इसलिए पूछ रहा था, स्कूल है कल असल में। ये देखो, एनालिसिस शोज दैट आयरन ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला दिस, बिल्कुल वैसा ही है। मैंने जो पीडीएफ भेजा था वहां पे भी एक ऐसा है, दो तीन एग्जांपल दिए। तो दिस विल बी इक्वलेंट टू Fe 93 O 100। What fractions of iron exist as this? तो देखो ये तो -2 है, मान लेते हैं इसमें Fe2+ का नंबर x है, तो Fe3+ हो जाएगा 93 - x। न्यूट्रलिटी के प्रिंसिपल से ट्वाइस x प्लस थ्राइस -200, तो ये हो जाएगा 3 × 93, कितना हो गया? 279 Sir, माइनस 289. है, Sir, 289 होगा. 289 नहीं होगा, देखो 279 ही होगा। 3 × 3 9, और 3 9 27 Oh, हाँ हाँ. माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 79, जो कि हो गया Fe2+।
Fe3 प्लस कितना हो जाएगा 14 आयंस 93 माइनस दिस 93 माइनस फ्रैक्शन of Fe2 plus 79 by 93 Fe3 plus 14 by 93 ये आ गया। तो ये चीज समझ में आया? हाँ सर। मैंने जो पीडीएफ भेजा है वो रिवीजन चेकलिस्ट का, उसमें क्यूप्रस सल्फाइड का भी एग्जांपल दिया है जिसमें Cu2 ऐसे, तो देखना वो एग्जांपल। अब ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? फर्स्ट वाले में जो इनिशियल जीरोस होते हैं दे आर नॉट काउंटेड। जो जीरो डेसिमल के बाद हो, पर जो जीरो या तो नंबर के बीच में हो, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, या डेसिमल के बाद वाले जीरो, लेकिन जब तक इस वाले केस में क्योंकि आपका नॉन जीरो नंबर सबसे पहला यहां आ रहा है, तो इससे पहले के जितने भी जीरोस होते हैं वो नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ, लेकिन ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे ये दोनों 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सभी। यहां जो ये 10 पावर जब लिखते हैं तो दे आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो इसमें होते हैं वही इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सर हाँ, सर लेकिन वो जो थर्ड वाला एग्जांपल है उसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या उसका सिग्निफिकेंस फिगर कहा जाएगा? नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जिस फॉर्म में दिया है लिखना उसी फॉर्म में देखना पड़ेगा। अच्छा आप ये बोलो कि भाई 2.1000, तो ये आप, अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो यू आर नॉट अलाउड टू राइट दिस वे। तब आपको इसको मतलब केवल इसके आगे जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन उसको ही देखना। हाँ सर। इस वाले में इसमें 3 है, इसमें 3, ये तीनों। इसके अंदर फिफ्थ में 4 ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये चारों होंगे, पर ये नहीं होंगे। ठीक है ना? तो 4 ये कितने इसमें 5 5 सभी सिग्निफिकेंट है। जीरो जो है वो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, और जितनी भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट डिजिट में आते ही। ये कितना होगा इसमें बताओ? सर 2 नहीं, सर 4 डेसिमल के बाद है ना, और यहाँ पे नंबर नॉन जीरो है, इनिशियल जीरोस भी नहीं है। अगर इनिशियल जीरोस नहीं है, नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में नहीं है,
और डेसिमल के राइट में तो दे विल बी काउंटेड। 4 हो गए, समझे? इसमें कितना होगा? 3. नहीं, इसमें अगर एक नंबर है ये, जो डेसिमल नहीं है यहाँ पे, तो डेसिमल अगर नहीं है तो एक नंबर, नॉन जीरो नंबर के बाद के जो जीरोस होते हैं दे आर नॉट काउंटेड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। अगर आप चाहते हो इसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट किया जाए तो देन यू हैव टू यूज इट्स साइंटिफिक नोटेशन। दिस, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसके 2 सिग्निफिकेंट, ये 1 1. नहीं, ये डेसिमल है ना यहाँ पे। Oh. अगर डेसिमल आ गया तो ये काउंट होंगे 100, इसमें 3। ये वाला सर Sir, 2 2. इसमें 2 होंगे, जो इस नंबर में। पाई में जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, जो फिक्स नंबर्स हैं, उनमें इनफाइनाइट, जो केमिस्ट्री या फिजिक्स में कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट। 5 एप्पल फिक्स्ड है, इसमें कोई डाउटफुल ही नहीं है कुछ भी। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एवोगैड्रो नंबर एक केमिस्ट्री में फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने होंगे? 3 3. 3, ये वाले 340। ठीक है, अगला देखो। राउंडिंग ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है कि जिस नंबर को रिमूव करना होता है, अगर वो 5 से कम है तो उसकी प्रीसीडिंग डिजिट नहीं चेंज होती है। 5 से ज्यादा है तो वो एक बढ़ जाती है, और 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो अनचेंज रहती है, ऑड है तो एक बढ़ जाती है। तो यहां पे इसे राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक चीज देखो, पहले तो आपको इसे देखो रिमूव किसको करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां तक लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जीरो जो आगे 0.0 है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, यानी आपको रिमूव इसे करना है। टू बी रिमूव्ड। तो अगर इसको रिमूव करना है तो ये 4 है, तो ये तो 5 से कम है, तो इसका राउंडिंग ऑफ ये हो गया 0.0423। 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या होगा? इसमें किसको रिमूव करना है? Sir, 5 को. 5 को रिमूव करना है, क्योंकि 3 यहां तक हो जाएंगे। तो 5 है लेकिन इससे प्रीसीडिंग नंबर इवन है, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये हो गया थर्ड। यहां तक लिखना है, 3 को रिमूव करना है, 2 भी रिमूव। तो ये तो 5 से कम है, कुछ करने की जरूरत नहीं।
इसका क्या होगा, इसे किसको हटाना है, 3 तक चाहिए, यानी ये टू बी रिमूव्ड इज दिस। तो जिसको रिमूव करना है वो 5 है, प्रीसीडिंग वाला ऑड नंबर है, तो ये हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 3.14। इसका क्या होगा, फोर 4.1234। 4.12. बस ये वाला Sir, 6.16. 16, हाँ सही है, क्योंकि 5 को रिमूव 6.16। इसका क्या करेंगे, पहले इसको मान लो मैं ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख, देखिए हमें लिखना है अप टू 3, यानी इस 1 को हटाना है, तो कुछ को नहीं तो 2 पॉइंट, इसको लिखने का तरीका ये, और इसके लिए क्या होगा, चाहिए अप टू ये है, यानी इसको रिमूव करना है, तो ये 2.38। ये ऐसा हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन, बस परफॉर्म द फॉलोइंग अर्थमेटिक and round off the answers to the correct number of significant figures। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रूल लगता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल लगता है कि जो फाइनल नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद जो इन तीनों नंबर में डेसिमल के बाद जिसमें सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है, उससे ज्यादा डिजिट फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद नहीं होंगे। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक है, ये 3 है, तो इसके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद एक डिजिट से ज्यादा नहीं हो, तो 22.22 ये हो गया, पर आंसर ये नहीं है, हमें केवल डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखनी है, क्योंकि सबसे इन तीनों नंबर में डेसिमल के बाद इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 डिजिट है, लेकिन हमें फाइनल आंसर को रिपोर्ट करते समय जिस नंबर में सबसे कम डेसिमल डिजिट है उससे ज्यादा डिजिट फाइनल आंसर में नहीं हो सकती, तो आपको इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 39.2। अब कोई पूछे कि फाइनल जो रिजल्ट रिपोर्ट हुआ उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो 3। पर पहले आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखने, पहले आपको यह देखना है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट से ज्यादा ना हो। इसको देखो,
84.25, इसमें 2 डिजिट है और इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट, तो आपके फाइनल आंसर में 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको 2 तक ही चाहिए, तो 9 है, तो ये आंसर हो जाएगा 84 पॉइंट, इसको आपको हटाना होगा 24। फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? और आंसर रिपोर्ट इस पे समझ में? Yes, sir. अच्छा, ये देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूल क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड में ये रूल होता है कि आप के पास जितने भी नंबर हैं, फाइनल रिजल्ट में जो जितने नंबर है उसमें जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपका फाइनल रिजल्ट में उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। जैसे इस केस में इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके पास 2 से ज्यादा नहीं। तो जब आप इस कैलकुलेशन को करते हो पूरा, तो ये कैलकुलेशन करके वैल्यू आती है 3.558146। आपको चाहिए 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, यानी आपको इसको रिमूव करना है। तो ये हो जाएगा 3 क्योंकि ऑड नंबर है 3.6। दिस इज योर आंसर फाइनल। इसमें क्या होगा तो फोर्थ वाला इसमें 2 है, ये सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 है, तो आपके आंसर में 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। आपको चाहिए 2 तक, यानी इस 2 को रिमूव करना होगा। 5.0 आंसर। ये बताओ, फिफ्थ क्या होगा? ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसकी वैल्यू आती है 0.37, तो बस यही रिजल्ट हो जाएगा, ये 2 तो ही, ये आंसर हो गया। लास्ट में ये देखिए, 4.18 माइनस 58.16 इंटू 3. तो यहाँ पे जैसा ऑर्डर का ध्यान रखो, सबसे पहले कैसे अर्थमेटिक होगी,
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हो, तो ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि इसमें 2 डिजिट डेसिमल के बाद, इसमें 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो योर आंसर शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो ये हो जाएगा 0.37। इस नंबर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो, ये नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वैल्यू 21.5192, लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई का रूल लगेगा, तो आपका नंबर आप चाहे हटाओ मत, लेकिन ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इट शुड नॉट कंटेन मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक्चुअली ये वाली वैल्यू क्या हो चुकी है, ये वाली वैल्यू हो गई है 21। 21 भी क्या, 22, मतलब डेसिमल के बाद यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही चाहिए। पर बहुत बार क्या होता है, ये बीच के नंबर हम हटाते नहीं है, जिससे कैलकुलेशन में एरर ज्यादा ना आए। पर ये ध्यान रखो कि यहाँ जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद में, क्योंकि अब सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, पर यहां पे अब डेसिमल के बाद में एक भी डिजिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो योर रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर रिजल्ट यहीं तक रिपोर्ट हो जाएगा तो डेसिमल के बाद में एक भी नंबर नहीं रहेगा। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि फाइनल जो रिजल्ट आए, इट शुड नॉट कंटेन एनी डिजिट आफ्टर डेसिमल, क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी वैल्यू आती है, सर हाँ सर आपने वो 21.519 को 22 में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? क्या बोल 20, सर वो जो 21.519 है उसको आपने 22 में क्यों नहीं किया? अभी 22 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इससे क्या होगा, एरर आ जाएगा। अच्छा हमने ये ध्यान रख लिया कि ये नंबर में डिजिट डेसिमल के बाद नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में अगर हर जगह हम वो करते जाएंगे मिड स्टेज में, तो एरर एक्यूमुलेट होते जाएंगे। तो हम एरर नहीं आए इसलिए, हाँ, लेकिन हम इन चीजों का ध्यान जरूर रख रहे हैं कि अब ये नंबर क्या बन चुका है, कहां तक इसको रिप्रेजेंट करना है। तो जब हमने सोचा कि इसमें डेसिमल का नंबर नहीं होना है, क्योंकि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, यानी डेसिमल का तो कोई डिजिट है ही नहीं, और यहाँ डेसिमल का 2 डिजिट है, तो सब्ट्रैक्शन में रूल क्या हो जाएगा कि योर नंबर कैन नॉट हैव डेसिमल के बाद में 0 डिजिट होना चाहिए, बिकॉज जिसमें सबसे लीस्ट होते हैं वो वाला रिपोर्ट होना पड़ेगा उस वे में। तो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -17.3392 वैल्यू, लेकिन हमको डेसिमल के बाद डिजिट नहीं चाहिए, क्योंकि इस वाले नंबर में डेसिमल डिजिट एक्चुअली नहीं रह गया था। तो ये नंबर बेसिकली आपका हो जाएगा -17 पॉइंट, ऐसे सोचो। दिस इज योर -17 या -17 भी कह सकते, एक ही बात। तो ये चीज
स्टोइकियोमेट्री के जो 11 से 20 है वो कल के सेशन में करेंगे, इडियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस। देखना कोई अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखना चीजों को, और कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है ना। आज यहीं पे खत्म करते हैं। Thank you, sir. ठीक है। Yes.